कोई ऐसा है जो असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है? देखिए, जो नहीं सबमिट किया उसमें रेड लगा हुआ है। कोई है इसमें से? मुदासिर, हयात, मुन्ना कुमार, अमन कुमार राय। कोई एक लड़का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कीजिए, ये सबको बता दीजिएगा। अभय कुमार, अभय, अंकित, अंकित गुप्ता, सुन रहे हैं आवाज? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये जो लड़का सब है रेड वाला, ये सब का थोड़ा रजिस्ट्रेशन नोट कर लीजिए, इसको बोलिएगा असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, नहीं तो 0 मार्क जाएगा। ठीक है सर, मैं देख लिए सर, मैंने स्क्रीनशॉट में सर। यस सर। है और एक ये है परनेश झा और 2 यहाँ है। ठीक है सर। अगर कोई इसमें से है तो बताइए क्यों नहीं सबमिट किए? कोई है अभी सबमिट नहीं करने वाले? चलिए ठीक है। लेट से किए हैं। क्या हुआ? आज नहीं सर। कृष्णा कुमार आप बोल रहे हैं? जी सर। आपका भी नाम है? सर अभी नहीं है, मतलब पहले नहीं किए थे। गूगल फॉर्म जो आया था उस पे कर दिए थे, इस पे नहीं किए थे, गूगल क्लासरूम पे। कृष्णा कुमार मुखिया जी सर। लेट सबमिट किया। आप और मधु भारती 2 लेट सबमिट किए हुआ है, ठीक है? इन दोनों को 4-4 मार्क मिला है। जो लेट सबमिट कीजिएगा तो कुछ तो। ठीक है सर। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज के बाद असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा, अगर यदि वो सब सबमिट करेगा तो करेगा, नहीं तो अपना जानेगा वो। चलिए, कल के क्लास में किसी को कोई दिक्कत है? आज बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, बी ट्री और बी प्लस ट्री। गेट में बहुत क्वेश्चन आता है, इससे हमेशा आता है। ये आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले कुछ थोड़ा दूसरा चीज पढ़ते हैं जो बच गया था कल, उसके बाद हम लोग बी ट्री और बी प्लस ट्री पे आएंगे, ठीक है? बाइनरी ट्री आप लोग जानते हैं? तो कल हम बता दिए थे आपको टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल बताने वाले, ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल बता दिए थे। आज हम लोग बताने वाले हैं, आज हम बताने वाले हैं टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, जो कि 2 फेज प्रोटोकॉल का ही एक पार्ट है, ठीक है? 2 फेज प्रोटोकॉल में क्या क्या हम बताए थे कल? 2 फेज प्रोटोकॉल में B2PL बताए थे, S2PL, R2PL और C2PL, ठीक है? और ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल बताए थे। आज बता रहे हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल तो किस चीज को दूर करता है? कंकरेंसी कंट्रोल को, ऐसा शेड्यूल को आने ही नहीं देता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है? तो चलिए आज है सेकेंड पार्ट, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है? टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि डिपेंड करता है, इससे नाम से ही क्लियर है, टाइम स्टैम्प है तो कहीं ना कहीं टाइम पे ये वैरी करेगा, टाइम पे डिपेंड होगा। तो एक
मेरा जो होता है, अभी तक में हम ट्रांजैक्शन ले रहे थे T1 और T2, ठीक है, सिंपल से एग्जांपल से बता रहे हैं। एक ट्रांजैक्शन T1 होगा और एक T2 होगा। मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन T1 9 AM पे शुरू हुआ, 9 AM पे शुरू हुआ और ये 10 AM पे शुरू हुआ, ये क्या हो जाएगा ओल्डर, ये क्या आ जाएगा न्यू, यंगर, ये हो जाएगा ओल्डर टाइम और ये होगा यंगर टाइम। इसमें बड़ा टाइम कौन होगा, पहले जो स्टार्ट हुआ वो बड़ा हो जाएगा और जो बाद में स्टार्ट होगा वो छोटा होगा। अगर इसका ऑर्डर हमको बोले लिखने के लिए तो किस तरह से लिखेंगे, इसका ऑर्डर बोलेगा लिखने के लिए T1 इसके बाद T2 लिखेंगे, क्योंकि जो टाइम पहले आएगा वो पहले आउट होगा, जो टाइम जो ट्रांजैक्शन पहले आएगा वो ट्रांजैक्शन पहले आउट होगा। तो हम ये एग्जांपल आपको टाइम का लेके बताए कि जो टाइम पहले आएगा 9 बजे ये आ गया और ये 10 बजे आया, तो 9 बजे वाला पहले आउट होगा फिर जाके 10 बजे वाला आउट होगा। तो इसमें ये जो इसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प T1 जो इस टाइम पे आया इसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प, T2 के लिए ये हो जाएगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प T1 का ज्यादा होगा टाइम स्टैम्प और T2 से, तो ये ऑर्डर लिखाएगा T1 देन T2। क्लियर हो गया ये। टाइम स्टैम्प जिसका भी ज्यादा होगा उसको हम पहले लिखेंगे, टाइम स्टैम्प जिसका भी ज्यादा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। इसी ऑर्डर को क्या बोलते हैं, सीरियलाइजिबिलिटी। इसमें कोई आपको ये ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं था, ऑपरेशन नहीं देखना है, सीधा जो ट्रांजैक्शन पहले आया उसको हम पहले लिख देंगे। क्लियर। चलिए अब थोड़ा इसका डिफिनेशन हम देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। ये तो समझने की बात हो गई। अब चलिए थोड़ा इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या बोल रहा है। डिफिनेशन बोलता है विच require that ordering among the transaction among the is determined in advance based on their time stamp, ठीक है। That is time at which transaction enter into system for execution। डिफिनेशन फिर से पढ़िए, विच रिक्वायर दैट ऑर्डरिंग अमॉन्ग द ट्रांजैक्शन, ये बोल रहा है कि जिस ऑर्डर में आएगा, विच रिक्वायर दैट ऑर्डरिंग अमॉन्ग द ट्रांजैक्शन इज डिटरमाइंड इन एडवांस बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प, दैट इज टाइम एट विच ट्रांजैक्शन इंटर इनटू सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन। जो टाइम स्टैम्प उसी को काउंट करेंगे जो पहले इंटर हुआ है सिस्टम में एग्जीक्यूशन के लिए, उसी को हम काउंट करेंगे पहले ऑर्डरिंग को काउंट करने के लिए, ठीक है। ऑर्डर को काउंट करने के जो टाइम पहले आएगा वो पहले आउट होगा, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसका टाइप्स क्या क्या था, टाइप्स ऑफ टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में क्या क्या था। पहला था टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, पहला था टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। अब देखते हैं टाइम स्टैम्प, अभी तो टाइम स्टैम्प समझ गए, अब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल देखते हैं क्या होता है। इस टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में होता है
कि जिस ऑर्डर में टाइम स्टैम्प आया है तो उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रोल बैक हो जाएगा। टाइम स्टैम्प जिस ऑर्डर में आया, ट्रांजैक्शन जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, क्या बोल रहा था कि T1 है और T2 है, देखते रहिए। ये रीड किया ए को, राइट किया ए को, ये फिर रीड किया ए को, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम नोट बनाएंगे, सीरियलाइबिलिटी को तो ये फॉलो करेगा, सीरियलाइबिलिटी को ये फॉलो करेगा। ये देखिए रीड से राइट हुआ तो ट्रांजैक्शन T1 से T2 गया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल? अगर यदि ये हो जाएगा तब तो ये क्या बन गया, लूप बन गया, ये लूप बन गया। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इस चीज को टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता है। ये जो है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड हो गया? क्योंकि यहाँ देखिए T1 से T2 आया, T1 से ये T2 आया और T2 से फिर T1 जा रहा था। अगर T2 से फिर से T1 चला जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये लूप में लग जाएगा। जैसे ही लूप लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सीरियलाइबिलिटी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो फिर T2 से T1 आ रहा था, इसको हम नॉट अलाउड बोलेंगे। और हम क्या बताए अभी टाइम स्टैम्प में, क्या बताए थे, जो ट्रांजैक्शन पहले आया वो पहले आउट होगा। तो ट्रांजैक्शन T1 पहले आया है, T1 पहले आया है और बाद में आउट हो रहा है। देखिए T2 तब तक आउट हो गया, T2 आउट हो गया है और तब जाकर फिर से T1 आउट हो रहा है। मींस ट्रांजैक्शन T1 पहले आया है, पहले इसको आउट होना चाहिए। ये यहाँ पे आते आते खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे आते आते खत्म हो जाएगा, तब T2 स्टार्ट होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, T1 फिर से स्टार्ट होकर फिर से इंड हो रहा है। तो ये चीज गलत है, जो कि अलाउ नहीं करता। ये बोल रहा है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में जो ट्रांजैक्शन पहले आया है वो पहले आउट होगा। पहले आया ये यहाँ आउट हो गया, फिर T2 स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने के कारण T2 फिर बाद में आउट हो रहा था, इसीलिए ये ऑर्डर गलत है। समझ में आया या फिर से हम बताएं? तो ये यहाँ से क्या करेगा, जैसे ही ये आएगा ये यहाँ से रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक मतलब बोल रहा है कि ऐसा होगा ही नहीं, नॉट अलाउड, अलाउ ही नहीं है। तो क्या बोले थे, या तो जिस ऑर्डर में आया है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रोल बैक हो जाएगा। देखिए फर्स्ट T1 पहले आया, पहले आउट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो ये रोल बैक हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक हम टाइम लेके बता रहे हैं। टाइम स्टैम्प ऑफ T1 अगर 10 सेकेंड है और टाइम स्टैम्प ऑफ T2 मान लीजिए कि ये 12 AM में है और ये 10 AM में था। अरे 11 ही मानो, फिर बोलोगे 12 PM हो जाएगा सर, ठीक है। ये 10 AM में था, ये ओल्डर है, ये यंगर है। पहले किसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, ओल्डर वाले को, लेकिन यहाँ ओल्डर वाला खत्म नहीं करके ये फिर से आ रहा था, इसके कारण ये रोल बैक हुआ। तो अब ये नया टाइम स्टैम्प सेट करेगा, ठीक है। अब देखिए हम सेट कर रहे हैं, न्यू टाइम स्टैम्प सेट करेगा ये। अरे लिखा जा, हाँ अब ये न्यू टाइम स्टैम्प सेट करेगा, ठीक है। न्यू टाइम स्टैम्प सेट करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो ओल्डर था, अब हम क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प ऑफ T2 को हम कर देंगे 11 रहने देंगे AM, और टाइम स्टैम्प T1 को हम बढ़ा देंगे, बाद में कर देंगे, मतलब 12 PM कर दिए, ठीक है। 1 घंटा का डिफरेंस हो गया। तो अब ये जो नया टाइम स्टैम्प, तो ये हो जाएगा ओल्डर, ये हो जाएगा यंगर। टाइम स्टैम्प को हम चेंज कर दिए, ठीक है, टाइम स्टैम्प को चेंज कर दिए। अब क्या होगा, T1 T2 ये राइट करेगा, ये रीड करेगा ए को, ये राइट करेगा ए को। अब देखिए T1 अगर यदि T1 पहले आया
T1 सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। ये रीड करेगा ए को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे T2 होल्डर है, होल्डर यहाँ पे आके खत्म हो गया, T2 यहाँ पे खत्म हो गया, तब जाके T1 स्टार्ट हो रहा है। रीड कोई ऑपरेशन नहीं होता है, राइट रीड होगा, राइट रीड होगा, तो ये ऑपरेशन ये अलाउड है, ये अलाउ है। ऑर्डरिंग को यहाँ मेंटेन किया। देखिए T1 यंगर है, T1 बाद में स्टार्ट हो रहा है, T1 पहले, T2 आया पहले और वो पहले खत्म भी हो गया, यहाँ पे आके इन हो गया और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो पहले आया पहले खत्म हो गया, जो बाद में आया वो बाद में खत्म हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। इसका ऑर्डर क्या होगा, टाइम स्टैम्प ऑफ T2 पहले आएगा, फिर आ जाएगा टाइम स्टैम्प ऑफ T1, क्योंकि T2 होल्डर था, T1 यंगर था। कोई दिक्कत है अभी तक में? अब दूसरा पे चले। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग बेस्ड प्रोटोकॉल था, अब दूसरा कौन है, थॉमस राइट प्रोटोकॉल। थॉमस राइट प्रोटोकॉल। अब थॉमस राइट प्रोटोकॉल क्या बोलता है, ignoring outdated rights, ये इग्नोर करेगा आउटडेटेड राइट्स को, ये इग्नोर करेगा आउटडेटेड राइट्स को। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। कौन अनम्यूट है, अनम्यूट वो किए हुए हैं, अनम्यूट कीजिए। चलिए T1 देखिए, T1 में है रीड किया ए को, राइट किया ए को, फिर राइट किया ए को, ठीक है। ये तो अलाउ हो जाएगा, आइए फिर बोलेगा नॉट अलाउ, ये नॉट अलाउ, ठीक है, ये बोल दिया नॉट अलाउ। अब हम इसी को कुछ चेंज करके बताते हैं। T1 T2 देखते रहिए यहाँ क्या होता है। इसी को हम इसमें लेके आएंगे, इसी एग्जांपल को। रीड किया, राइट किया ए को, राइट किया ए को। मान लेते हैं कि ये रीड किया 100, ये राइट किया, कुछ बीच में ऑपरेशन लगा यहाँ पे, ये हो गया 80, ठीक है। अब फिर जो T2 इसको रीड किया, वो फिर ऑपरेशन लगा यहाँ पे, मान लीजिए कि A = A-20, तो ये 80 हो गया। फिर यहाँ कुछ ऑपरेशन लगा, ठीक है। ऑपरेशन लगने के बाद ये जो रीड किया डाटा को, ये डाटा को रीड किया 70, तो ये क्या है, ओल्डर, ये क्या हो गया, यंगर, ठीक है। ये क्या है, यंगर। अब यहाँ देखिए इसी को, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 100। T2 अपडेट कितना किया 70, और ये कितना था 80, ये 80 था। ट्रांजैक्शन T1 में कुछ ऑपरेशन लगाया, A = A-20, तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये बोल रहा है कि ये अपडेट करके उसको 70 कर दिया, ये अपडेट करके उसको 70 कर दिया। तो क्या इस डाटा से हमको कोई लेना देना रहा, इस डाटा से हमको कोई लेना देना नहीं। ये तो ऑल्डर हो गया, ये तो आउटडेटेड हो गया, ये तो आउटडेटेड है। इग्नोर ऑल्डर वैल्यू, जो नया करेंट वैल्यू है हमको तो उसी से लेना देना होगा, जो करेंट वैल्यू है हमको करेंट वैल्यू से लेना देना है। ये ऑल्डर वैल्यू यहाँ जो था ऑल्डर वैल्यू, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अगर डाटाबेस में अपडेट कर देता है तो उसी को ना वो अपडेट करेगा, उसी को आगे जो हम काम करेंगे डाटा पे, तो वही अपडेटेड वैल्यू पे। तो ये यही बोल रहा है कि जो अपडेटेड वैल्यू है उसको हम लेंगे, आउटडेटेड वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, आउटडेटेड वैल्यू को हम
रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इग्नोर, इसी चीज को ये इग्नोर करता है, इग्नोर इन थॉमस राइट प्रोटोकॉल अलाउड। ये इग्नोर करता है थॉमस राइट प्रोटोकॉल में, लिख सकते हैं आप ऐसा, बट इसको ये इग्नोर कर देता है, ठीक है, इसको ये इग्नोर कर देता है, तब जाके इसको अलाउ करता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, पर अगर थॉमस राइट प्रोटोकॉल लगाइएगा तो ये ऑटोमेटिक वो उसका प्रोटोकॉल यही है कि इसको ये इग्नोर कर देगा। पर अगर ये नॉट अलाउड फॉर टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, ये पिछला जो प्रोटोकॉल बताए थे इसमें ये नॉट अलाउड होता है, ठीक है, पर थॉमस राइट प्रोटोकॉल में ये चीज अलाउ करता है, थॉमस राइट प्रोटोकॉल में ये चीज अलाउ करता है। इसका क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प ऑफ T1 ऑर्डरिंग, टाइम स्टैम्प ऑफ T2, पहले T1 आएगा फिर T2 आएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। और किसी को कुछ पूछना है अभी पूछिए, क्योंकि ये यूनिट अब यहाँ पे खत्म होता है, अब नया यूनिट शुरू करेंगे हम। अब हम नया यूनिट शुरू करेंगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिट का पूरा नाम तो नहीं होगा, जो भी हो इसमें आपको बहुत कम चीज ही पढ़ना है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? चलिए पढ़े फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल क्या होता है, फाइल क्या होता है, बहुत सारा सेल होता है। पहले तो ये सबसे स्मॉल यूनिट सेल बोलते हैं या इसको फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा सेल अगर मिलता है, बहुत सारा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, C1, C2, C3 मिलता है, तो यह एक रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। जब बहुत सारा रिकॉर्ड मिलता है, सेल हो गया, जब बहुत सारा रिकॉर्ड मिलता है सेल 1, इसी तरह से सेल n तक आएगा, ठीक है। ये जब बहुत सारा रिकॉर्ड मिलेगा इसको क्या बोलते हैं, फाइल्स, फाइल्स बोलते हैं। और जब बहुत सारा फाइल हमको मिलता है, ठीक है, बहुत सारा इस तरह का फाइल मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब बहुत सारा फाइल मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाटाबेस। क्लियर? जब एक सेल, एक्सेल में देखिए अभी जो नंबर आपको एक्सेल शीट दिखाए थे, जब एक सेल रहता है या एक फील्ड रहता है तो उसको बोलते हैं सेल। जब बहुत सारा सेल मिलता है, एक रो, जैसे कि ये पूरा रो है, एक रो या एक कॉलम को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। जब बहुत सारा रो, बहुत सारा कॉलम एक साथ मिलता है तो उसको फाइल्स बोलते हैं। और जब बहुत सारा एक्सेल शीट एक साथ मिल जाता है तो उसको हम डाटाबेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये है कि इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, इस चीज को हम मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिफिनेशन लिखते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। डाटाबेस इज ए collection file, database is a collection of files, each file is a collection of records and each record contain
a sequence of field. डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल होता है. each फाइल कलेक्शन ए रिकॉर्ड, जो फाइल होता है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है, और each रिकॉर्ड कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ फील्ड. जो अभी डायग्राम बताया उसी को हम डिफिनेशन बना दिए हैं. ठीक है. अब इसमें हम कुछ देखते हैं कि ये जो हमारा फाइल होता है वो किस किस तरह से मैनेज करता है. फाइल किस किस तरह से मैनेज होता है, क्या इसका स्ट्रेटजी है, इसको मैनेज करने का स्ट्रेटजी क्या है. ठीक है. स्ट्रेटजी क्या है? फॉर स्टोरिंग फाइल्स ऑफ रिकॉर्ड इन ब्लॉक. For storing files of record in blocks. ठीक है. अब बोलिएगा सर ब्लॉक्स क्या होता है? ब्लॉक क्या होता है? तो ये होता है एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर ब्लॉक्स. ये एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड रखता है एक ब्लॉक में. ठीक है. स्ट्रेटजी क्या होता है? फॉर स्टोरिंग ए फाइल्स ऑफ रिकॉर्ड इन ए ब्लॉक्स. अब स्ट्रेटजी कितना तरह का होता है? तो स्ट्रेटजी दो तरह का होता है. एक होता है स्पैन स्ट्रेटजी और दूसरा होता है अनस्पैन स्ट्रेटजी. ठीक है. एक होता है स्पैन्ड स्ट्रेटजी, दूसरा होता है अनस्पैन्ड स्ट्रेटजी. ठीक है. अब चलिए डिफिनेशन थोड़ा देखते हैं स्पैन्ड स्ट्रेटजी का. स्पैन्ड स्ट्रेटजी क्या होता है? चलिए एग्जाम्पल से ही बताते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल से ही बताते हैं. डिफिनेशन बहुत सारा हो गया. एग्जाम्पल स्पैन स्ट्रेटजी. ठीक है. इसमें क्या बोले कि ब्लॉक्स फॉर स्टोरिंग ए फाइल्स ऑफ रिकॉर्ड इन ए ब्लॉक्स. तो जो भी स्पैन स्ट्रेटजी में रिकॉर्ड स्टोर होगा वो ब्लॉक में होगा. ठीक है. B1 B2 B3 से Bn तक. ठीक है. अब ब्लॉक है तो ब्लॉक में तो सेल होगा. ठीक है. ब्लॉक है तो ब्लॉक में तो सेल होगा. देखिएगा इसी में कहानी है. यहाँ पे अब इसके पास क्या सेव होगा? इसके पास ब्लॉक है तो इसके पास क्या होगा? रिकॉर्ड R1 R2 R3 R4 R5 R6. अब यहाँ पे देखिए कि R6 जो है ये पूरी तरह इसमें इस ब्लॉक में नहीं आ पाया. ये R6 का कुछ ही पार्ट इसमें आ पाया और कुछ पार्ट इसका R6 यहाँ आ गया. मीन्स इसका कहने का मतलब है यहाँ R10 कुछ नहीं आया, पूरा नहीं आया, और R10 फिर यहाँ नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा. ठीक है. तो अनस्पैन्ड स्ट्रेटजी क्या कहता है? इट अलाउज पार्शियल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड कैन बी स्टोर्ड इन ए ब्लॉक. इट अलाउ पार्शियल पार्ट ऑफ records can be stored in a block. ये जो पार्शियल पार्ट बोले ना, पार्शियल, ये स्पैन स्ट्रेटजी जो करता है वो पार्शियल जो पार्ट होता है रिकॉर्ड का उसको ये अलाउ करता है. ये होता है स्पैन स्ट्रेटजी. ठीक है. मीन्स इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास एक कार है.
ठीक है। मान लीजिए एक कार है, कार में आगे 2 सीट होता है, एक ड्राइवर है एक, और पीछे 3 सीट होता है। ये बोल रहा है कि 3 सीट के जगह पे 2 मोटा मोटा आदमी बैठ गया, 2 मोटा मोटा आदमी बैठ गया, और एक तीसरा भी मोटा ही आदमी आया बैठने के लिए, तो क्या ये अट पाएगा 3 आदमी? तो ये तीसरा आदमी जो है वो आधा इस कार में बैठ गया और आधा लटक गया, समझ गए? ये आधा बैठ गया और आधा लटक गया, मीन्स इसका स्पैन स्ट्रेटेजी ये खतरनाक स्ट्रेटेजी है। ये बोल रहा है कि आधा आप कार में बैठ जाओ, आधा लटक जाओ। ये ब्लॉक आधा कार में बैठ गया और आधा बस में बैठ गया, इसका कहने का ये मतलब है। लेकिन ये आगे ये फेल हो जाता है, इसीलिए इसको इसके बाद अनस्पैन स्ट्रेटेजी भी आता है, ठीक है। अब अनस्पैन स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा। अनस्पैन स्ट्रेटेजी no record can be stored in more than 1 blocks। ये बोल रहा है अनस्पैन स्ट्रेटेजी कि या तो पूरा का पूरा उसमें स्टोर कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। नो रिकॉर्ड कैन बी स्टोर इन मोर देन 1 ब्लॉक। जो भी आपके पास डाटा है, जो भी रिकॉर्ड है, आप इसको फुल्ली इसमें स्टोर कीजिए। अगर फुल्ली स्टोर हो रहा है तो स्टोर कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉक में जाइए। आधा पार्शियल ये अलाउ नहीं करता है, पार्शियल ये अलाउ नहीं करता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज होता है ब्लॉक एक्सेस रिड्यूस। डिसएडवांटेज क्या होता है? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वेस्टेज ऑफ मेमोरी क्या हो गया कि R3 यहाँ पे अगर स्टोर नहीं हो रहा है, दूसरे ब्लॉक में जाएंगे तो इतना स्पेस तो वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा नोट एक लिख लीजिए, नोट सुटेबल फॉर फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। ये सुटेबल होता है फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड के लिए। और आप इसका भी एडवांटेज लिखना चाहिएगा, इसका एडवांटेज लिखिए। इसका एडवांटेज होता है नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ठीक है। डिसएडवांटेज हो जाएगा इसका, डिसएडवांटेज हो जाएगा इंक्रीज द ब्लॉक एक्सेस टाइम, ब्लॉक एक्सेस टाइम इंक्रीज, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज है कि ब्लॉक एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और एडवांटेज है कि नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ठीक है। समझ में आया ये स्ट्रेटेजी किस तरह से स्ट्रेटेजी काम करता है? अब ये अभी टाइम खत्म हो रहा है, फिर से आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब ये जो है अभी तो स्ट्रेटेजी बताए, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड इन फाइल। ऑर्गेनाइज हम फाइल को कैसे करते हैं? फाइल को ऑर्गेनाइज करेंगे तो कोई ना कोई तो मेथड हमको अपनाना होगा। ये तो स्ट्रेटेजी था अभी कि स्ट्रेटेजी इस तरह से काम करता है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ना कुछ हमको रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। ये वर्ड मेरा हैंग कर गया, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, ये आएगा। आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा। फिर से हम कर ही देते हैं, ये हैंग कर गया है।